अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। व्हाइट हाउस हमले के बाद अमरीकी सदर की जानिब से थर्ड वर्ल्ड कौमों पर इमिग्रेशन पाबंदियों का इंदिया देते हुए हैरान कुन मामलात सामने आ रहे हैं। व्हाइट हाउस हमले में अफगान शहरी के मुलविस होने के बाद सदर ट्रंप की जानिब से अफगान शहरियों के हवाले से साबिक सदर बाइडन की इमिग्रेशन पॉलिसीज का मुकम्मल तौर पर जायजा लेने का हुक्म सामने आया और अमरीका में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे कौन है उसकी तहकीकात तो जारी हैं, मगर उंगलियां हर समत पर उठ रही हैं। कोई उसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहा है क्योंकि उसके बाद अमेरिका में नई इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त करने का मौका मिल रहा है, जबकि कोई उसे अफगानिस्तान की जानिब से हमला करार दे रहा है। आखिर ये तमाम इशारे किस तरफ जा रहे हैं, इसी पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ एयर कमांडर रिटायर्ड चिश्ती साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगी खालिद चिश्ती साहब आपसे। आप मुझे बताएं कि उंगलियां तो कई जानिब उठाई जा रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पॉपुलर स्ट्रैटेजी वर्सेस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी हो सकता है? लेकिन कहा यह भी जा रहा है इसमें CIA मुलविस हो सकती है, ISA, अफगान तालिबान, रॉ, NRF। आपको क्या लगता है, हक़ाइक़ क्या कहते हैं? जी मुनीज़ा, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया और आपने भट्ट साहब ने थैंक यू। देखिए, इसके अंदर अभी तो बहुत जल्दी है कहना, सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, स्पेकुलेशन चल रही हैं और जाहिर है बहुत ज़्यादा वो ऑप्शंस देखेंगे। अगर ये फॉल्स फ्लैग नहीं है तो फिर अगर सीरियस है तो उसमें से एक सिर्फ पॉजिटिव पहलू निकलता है। आमतौर पर इस तरह की दहशतगर्दी सबके लिए ख़तरनाक भी होती है, हम कंडेम भी करते हैं और मजम्मत करते हैं। एक पॉजिटिव सिर्फ पहलू, अगर ये सही मानों में हुआ है कुछ ऐसा मिसहैप और अगर ये फॉल्स फ्लैग नहीं है तो एक पॉजिटिव पहलू ये निकलता है कि अमेरिकन लोगों को, हुकूमत को और ख़ास तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट को शायद ये रियलाइज़ करने में और ज़्यादा आसानी होगी कि हम जो इतने महीनों से कह रहे हैं कि ये जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है ये टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रही है, ये इसमें इन्वॉल्व है, इनकी अपनी वेस्ट इंटरेस्ट हैं, तो शायद उनको समझने में आसानी हो। क्योंकि जब भी आप कोई इस तरह का इशूज़ खड़ा करते हैं ख़ास तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड के लिए, और मैं भी साल में 2 दफ़ा अमेरिका कनाडा होकर आया हूँ, तो वहाँ पे देखिए एलिमेंट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन ये नहीं होता कि थर्ड वर्ल्ड में किस चीज़ को क्या तकलीफ़ दे रही है। वो अपनी कंफर्ट लेवल देखते हैं, अपना लिविंग कॉम्प्रोमाइज़ पे नहीं करना चाहते हैं, अपनी इकॉनमी को देखते हैं, अपने इशूज़ देखते हैं, चाहे डोमेस्टिक हों, लोकल हों, जिस तरह के भी हों। तो जब इस तरह की चीज़ होती है तो ये हाईलाइट होती है। पहले सीरियस नोट पर यही देखा जाना चाहिए, ज़ाहिर है कि अगर ये सही मानों में हमला हुआ है, यानी ये फॉल्स फ्लैग नहीं है, तो फिर एक एलिमेंट ऑफ अलार्म जो बजेगा, इसका मतलब ये है कि हमारी बात अमेरिकन प्रेसिडेंट ख़ास तौर पर बेहतर समझ पाएंगे जब हम कहते हैं कि हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, हमारे खिलाफ ही होता है। एक मैं आपको दिलचस्प बात बताता चलूँ, बहुत सारे अभी मीडिया मुझसे अभी शाम से पूछ रहा था और कल भी पूछा उन्होंने कि जी ये तो बहुत मुश्किल होता है कि पूरे अमेरिका में 35 करोड़ आबादी है, उसमें से ढूंढना कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है। मैं आपको फरवरी का वाक़या बताता हूँ कि मैं फरवरी में ह्यूस्टन था और वहाँ पर हमने कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी खोली है। इनॉग्रेशन के लिए मैं गया था और लेक्चर तेरा वहाँ पे मेरा था। तो मैं एक डिनर पे मुझे इनवाइट किया पाकिस्तानी कम्युनिटी में, तो मेरे साथ एक मुलाकात हुई डिप्टी जो शेरिफ थे सिटी के, और वो इत्तेफाक से पाकिस्तानी और मुसलमान थे, यानी पाकिस्तानी अमेरिकन थे। अच्छा। तो उन दिनों ट्रम्प की नई हुकूमत आई थी, जनवरी में उन्होंने टेक ओवर किया था, मैं फरवरी में गया था, महीना हुआ था, तो डिपोर्ट कर रहे थे इलीगल इमिग्रेंट्स को। पकड़ दकड़ हो रही थी। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, आपको याद होगा, आते ही कहा था कि हम पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी। एग्जैक्टली वो जी बिल्कुल जी। तो वो उसने मुझे शेरिफ साहब ने कहा, डिप्टी शेरिफ साहब ने, कि मुझे कहने लगे कि हम पकड़ रहे हैं और डिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने बड़ा हैरान को पूछा, मैंने कहा इतनी जल्दी, अभी महीना हुआ है, आपको चंद हफ्ते पहले ये ऑर्डर्स मिले हैं और आप जहाज भर भर के मुख्तलिफ मुल्कों में भेज रहे हैं, तो पॉसिबल कैसे होता है? तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं सर, पता हमें सारा होता है, डाटा कीपिंग हमारी बहुत है, सर्वेलेंस हमारी बहुत है, इंटेलिजेंस हमारी जेन्युइन वाली है, पुलिस हमारी मिलती नहीं है, किसी से रिश्वत देकर नहीं करती है, हमें एग्जैक्ट पता होता है। हम सिर्फ स्टैंड बाय मोड में होते हैं जब तक हमें सिटी गवर्नमेंट या गवर्नेंस या स्टेट गवर्नमेंट या हुकूमत उनकी जब तक कहती है कि बस खामोश रहें, लुक दी अदर साइड, तो हम लुक दी अदर साइड करते रहते हैं। जिस दिन हमें वो कहते हैं कि नहीं जी अब काफी हो गया, इसको पकड़ लेते, हम पकड़ लेते हैं और एयरपोर्ट पहुंचा देते हैं। इट इज सो सिंपल। मतलब मैं कोई अपने एडमायर उनको कर रहा हूँ, उनके सिस्टम इतने स्ट्रांग हैं, उधर मिली भगत नहीं होती है। तो मैं हैरान हुआ कि वाकई वो पकड़ के उन्होंने कहा हमें डाटा है हमारे पास, कौन किधर होता है। तो 100% ना सही, आई एम नॉट सेइंग कि वो कोई फरिश्ते हैं,
लेकिन मैं कह रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी देखें, एक्शनेबल उनकी डिपार्चर या डिपोटेशन देखें कि कैसे उन्हें डिपोर्ट करते हैं लोग, तो ये उनके लिए मसला कोई नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ सीरियसनेस कि जिस दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट इसको सीरियस लें और कहेंगे कि इनको पकड़े, उनको डाटा ऑलमोस्ट काफी सारा ठीक है। खालिद चिश्ती साहब, आपकी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद तो यही लग रहा है लुक दी अदर साइड, क्योंकि यकीनी तौर पर जब हम भी वहां जाते हैं तो देखते हैं वो सिक्योरिटी इतने सवालात करती है जो कि वहां ऐसा कोई इरादा भी नहीं रखते। लेकिन अब ये जो इंसिडेंट पेश आया, अब जिसकी जानिब से ये कार्रवाई की गई उसको तो मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट भी नहीं किया गया, तो कई सवालात अपने अंदर ही पैदा हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब मसूद अहमद खान साहब से लिया जाए। सर, आप मुझे बताएं, आपको नहीं लगता कि ये बात वही है कि पॉलिसी सख्त करने की कोशिश की जा रही है इमिग्रेशन की, वरना एलिमिनेट कर देते जिसने कि ये सारी कार्रवाई की? मेरा ख्याल में अकॉर्डिंग टू मी कोई इट्स नॉट ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एक जेन्युइन वाकया हुआ है। और देखिए जो नया एक पैटर्न दुनिया में आ रहा है, हम इसको कह सकते हैं ग्लोबल शेडो वार है। और अफगान तालिबान रजीम या अफगानिस्तान से लिंक्ड जो माइक्रो टेरर नेटवर्क्स हैं, दे हैव बीन रीएक्टिवेटेड। स्लीपर सेल्स जो थे वो अक्रॉस द ग्लोब एक्टिवेट हो चुके हैं। 41 कंट्रीज ने ऑलरेडी उन्होंने स्लीपर सेल्स की प्रेजेंस की रिपोर्ट की थी पास्ट में, 41 कंट्रीज। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने 92 थ्रेट अलर्ट्स ऑल लिंक टू अफगानिस्तान, जब मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने थ्रेट्स अलर्ट जारी किए थे। खाली जर्मनी ने 118 के करीब उन्होंने केसेस रिपोर्ट किए थे, अगेन लिंक विद द अफगान नेशनल्स। 2021 से लेकर 2024 के दरमियान देर बाद 3000 प्लस ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन रिपोर्ट हुई अक्रॉस द ग्लोब, और 20% का सोर्स वाज अफगानिस्तान था। तो अब ये अभी आप देखें इन हालात वाकयात में, आप देखें कि 9/11 की जो वाकया हुआ और जो उसका प्लानिंग हुई थी वो तो अफगानिस्तान में हुई थी। तो इसी तरीके से ये चीज़ें लिंक्ड होती है आपस में। और फिर अभी देखें कि जिस तरीके से ये वाकया हुआ है और फिर इसका बैकग्राउंड देखें, रहमानुल्लाह का तो बैकग्राउंड में वो CIA के लिए चले काम भी कर रहा था, और उसके बाद ही वाज पार्ट ऑफ दैट NDS 03 यूनिट का था, जो कंधार स्ट्राइक फोर्स थी, जो स्पेशली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रेड्स पे जाती थी और सारे कुछ ये करती थी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक इन्फ्लुएंस जो है, एक लिंक जो मैं समझता हूँ कि पीछे इधर से है, वो जहाँ पे है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, हु ही वाज वर्किंग फॉर, किसके लिए काम कर रहा था, या किसके कहने पे ये वाकया रूनमा हुआ। तो अब डिपेंड करता है, इफ ही सर्वाइव तो ये चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि इस तरीके से रिपोर्ट आ रही है कि जिस तरीके से उसने ये फायर किया, स्लोगन्स रेज किए, तो वो तो एक इम्प्रेशन वही होता है एक रेडिकलाइज पर्सन की जो होती है। लेकिन उससे एक ये है कि दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी जो को अब एंडोर्स करना चाहिए पाकिस्तान का, जो हम पिछले कई साल से कह रहे थे, अफगानिस्तान हैज बिकम ए हब ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ताजिकिस्तान का वाकया भी हमारे सामने मौजूद है, और जिस तरीके से वाकयात हो रहे हैं, तो अब रियलाइजेशन मेरे ख्याल में अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी आएगी। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप कोई ना कोई डिसीजंस भी लेंगे। वेपन्स भी देखे ना, वेपन्स एंड इक्विपमेंट $7.2 बिलियन के अमेरिकन छोड़ के गए थे। प्रेसिडेंट ट्रंप उस पर तो कहता रहा है कि वी हैव लेफ्ट टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स पैसे छोड़ के गए हैं। तो अब इसमें हो सकता है एक दिन स्टेज आप देखेंगे कि हो सकता है कि ट्रंप कहते हैं यार चलो इस 2020 के दोहा रिकॉर्ड से भी बाहर निकल। ये तो मज़ीद मामलात सामने आएंगे जब तहकीकात के अंदर पता चलेगा कि आखिर ये सारी प्लानिंग होती कहाँ रही, किस लिए होती रही। और वही बात आप भी कर रहे हैं जो पाकिस्तान काफ़ी देर से उजागर करने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। और बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्योंकि उसका हमसाया मुल्क है, तो पाकिस्तान के ऊपर उसकी रेज काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे बताएं, क्या देख रहे हैं, क्या लगता है आपको अफगानिस्तान के एजेंडाज क्या हैं, वो करना क्या चाहता है? अपनी सरजमीन को अगर इस तरह दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसको नहीं पता कि इसका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। दुरुस्त फरमा रही हैं मुनीज़ मोइन साहबा। अगस्त 2021 की बात है जब अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद
ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई, बैरूनी दबाव का इस वक्त उसको सामना है। अच्छा, हम सब बड़े खुश थे कि यार अब तो TTP का सफाया होगा, अब दहशतगर्द ग्रुपों को ये अफ़गान तालिबान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन से निकालेगी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि अब तक जो मैंने फील किया है, ये तो दुनिया भर के दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पर लाकर महफूज पनाहें गाहें देकर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप गौर करेंगी तो ये जो अमेरिका का वाक़या है, इसके पीछे ये हुआ क्यों है? मुनीज़े, देखने वाली बात ये है कि 2025 में अफ़गानिस्तान को जो इमदाद हकीकत में पहुंचनी थी, एलोकेटेड रकम जो थी वो तकरीबन 3080 करोड़, यानी आसान ज़बान में 380 अरब रुपया मिलनी थी, वो नहीं मिली, वो कम मिली। जब 380 अरब तक बात चली गई और एलोकेटेड से कम हो गई, तो यही तो इनका मसला जो मैं पिछले 10 प्रोग्रामों में पीट रहा हूं, या डॉलर या गोली की जबान, इनको दूसरी जबान समझ आती नहीं है। असल कमिटेड रकम इससे ज्यादा थी जो अमेरिका ने देनी थी इनको, मगर 2025 में अमेरिका ने काफी हद तक फंड रोक दिए, सुस्त कर दिए। खास तौर पर यूनाइटेड नेशन ने जो इमदाद देनी थी वो भी कम कर दी। ये इनका असल बेसिक मसला है कि इनको काम तो कर नहीं सकते बेचारे, इनको सिर्फ डॉलर चाहिए मुफ्त जगह, पंजाबी में कहते हैं जगह, मेरे को जगह दे जगह। इनको अब जगह मिलना बंद हो गया। और दुख अफसोस की बात है कि इन्होंने ईरान के साथ, इन्होंने तुर्कमेनिस्तान के साथ, इन्होंने पाकिस्तान, इन्होंने जहां जहां इनकी सरहदें मिलती है ना, अल्लाह की रहमत से सबके साथ मुखालफत डाल ली है। और आखिरी बात मुनीज़े ये है कि आलमी सतह पर तालिबान हुकूमत को अभी तक आप गौर करें तस्लीम नहीं किया गया। और ये अमेरिका, यूरोप, चीन, किसी की भी बात कर ले, ये सब तालिबान से मायूस दिखाई देते हैं। और बीइंग अ रिपोर्टर मैं आपको खबर दे रहा हूँ मुनीज़े कि मेरी जो प्रेडिक्शन है वो आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में दोबारा खाना जंगी शुरू हो सकती है और ये हुकूमत जो है ये नहीं रहेगी मुनीज़े। ये अफगान समझ चुके हैं, अफगान अवाम समझ गए हैं कि ये अबूरी निगरान हुकूमत जो है इसलिए मजीद नहीं चलना। लेकिन मैं आपको दावा कर रहा हूं कि जब भी ये अफगान अबूरी हुकूमत तब्दील होनी होगी, 24 घंटे पहले आपको ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब बता देंगे, क्योंकि असल खबर इनके पास होती है। इन लोगों ने अपने ताल्लुकात रशिया के साथ तो इस्तवार रखे हुए हैं, लेकिन दूसरी जानिब खालिद चिश्ती साहब, आप मुझे बताएं, अब बगराम एयरबेस का मामला जो है वो तय पाएगा? क्या अमेरिका को बगराम एयरबेस दी जाएगी? और साथ ही साथ जहां हम अफगान टेररिज्म की बात करें, वहां 3 चीनी बाशिंदों की मौत के हवाले से भी बताइएगा। यहाँ तो अपने ही रीजन के लोग महफूज नहीं है, अफगानिस्तान क्या कर रहा है? देखिए मुनीज़े, ये सरप्राइज इसलिए नहीं है कि कुछ दिनों पहले आपने नोट किया कि रशिया ने ऑफर किया था कि वो मीडिएट करवाता है पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान, और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि रशिया के बहुत स्ट्रेटेजिक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहाँ पे वो सबसे पहले उनको ये है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्पिल ओवर ना करे, और वो हुआ जो आप 3 चीनी कह रहे हैं कत्ल कर दिए गए हैं, वो एक इसी नॉर्दर्न साइड पे हुआ है, हमारी तरफ नहीं हुआ। तो रशिया को एक ये ख़तरा है। रशिया को ये भी ख़तरा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस गेन कर गए हैं ऑन द ग्लोब, कम्युनिटी ऑफ नेशंस के अंदर उनको बहुत वैल्यू किया जाता है उनके बयानात को। रशिया एक आइसोलेशन देख रहा है। रशिया का क्रेडिबिलिटी इशू भी हुआ है बिकॉज यूक्रेन में जंग बंद नहीं हो रही, तो अमेरिकन मीडिया बहुत ज़्यादा उनको पोर्ट्रे कर रहा है, वॉर मॉन्गरिंग है, तो उनकी इंटरेस्ट है। मैं फिर कहूँगा कि उनको एंगेज करना चाहिए। जो आप कह रही हैं कि ये जो तालिबान है, ये देखिए, ये हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एक प्रेशर ग्रुप्स के तौर पर आए थे, ये एक स्टेट के तौर पर एक्ट नहीं करते, ये पावर हब्स होते हैं, या वेपन्स के थ्रू पावर आती है उसके हब्स होते हैं ये। और आम तौर पे दुनिया में जहां भी कोई इस तरह की स्ट्रगल, चाहे वो लीगल हो, इलीगल हो, टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हुकूमत में आ जाती है तो एज अ स्टेट एक्ट करना शुरू करते हैं, यानी एज अ हुकूमत करते हैं, यानी SOPs फॉलो करते हैं, कोई बाय लॉज होते हैं, लोगों की बेहतरी के लिए होते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेशन में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, अपना रेलेवेंट रहते हैं, दुनिया के कवानीन को फॉलो करना चाहते हैं, जिससे वो दुनिया उनको रियलाइज करना शुरू करती है कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, ये आर्म्ड ग्रुप नहीं है, अब ये एक स्टेट है। बदकिस्मती से पिछले 4-5 सालों में आपने देखा उन्होंने एक स्टेट बन के कहीं नहीं दिखाया, एक अपॉर्चुनिटीज दिखाई है उन्होंने कि अपॉर्चुनिटिस्ट कैसे होते हैं कि यहाँ इंडिया से मिली तो उधर चले गए, नॉर्दर्न लाइन से मिल गई उधर चले गए, ईरान से गुडविल हुई तो उधर। तो ये शिफ्टिंग लॉयल्टीज प्लस शिफ्टिंग प्रायोरिटीज करते रहे इतने अरसे से, और वो सरप्राइज नहीं होना चाहिए हम सबको, क्योंकि उनके पास कैश है कोई नहीं, वो अपनी जो बार्गेनिंग पोजीशन होती है वो करते ही इंस्टेबिलिटी को कैश करते हैं।
अपने आपको रेलेवेंट साबित करने के लिए करते हैं। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट ही यही है कि वो एज ए गवर्नेंस की तरफ तो जोर नहीं देते। उन्होंने अपने लोगों को जवाब नहीं देना होता, उन्होंने वोट नहीं लेने होते, सही या गलत किसी तरह का आंसरेबल या अकाउंटेबिलिटी उस तरह नहीं होती बैलेट बॉक्स की, वो नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने कहा कि वो फोर्सफुल ग्रुप्स हैं, एक दूसरे को पुश एंड पुश करके रेलेवेंस गेन करते रहते हैं। और जाहिर है वो स्पिल ओवर होने का तो नॉर्दर्न तरफ भी खतरा है, हमारी तरफ भी खतरा है। हम जब चीखते हैं तो हो सकता है अल्लाह करे अब बेहतर रशिया को भी समझ आए, ये जो 3 चीनी मारे गए हैं उनके एरियाज में भी, सब नॉर्दर्न एरियाज में भी समझ आए कि ये एक आर्म्ड ग्रुप है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं, एंड जैसे मैंने कहा कि स्टेट की तरह एक्ट नहीं कर रहे। काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मसूद साहब, आप मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि अभी अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो अफ़गानिस्तान और इंडिया मिलकर एक नेक्सस बना रहे हैं जिससे कि पूरी दुनिया को ख़तरा है? अगर ये कहा जाए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि आप देखें अमेरिका और इंडिया के भी सो रिलेशंस हैं, जबकि दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के भी सो रिलेशंस हैं। जी हाँ, बिल्कुल। नेक्सस तो एस्टेब्लिश हो चुका है और नेक्सस बहुत पुराना है। मैं तो हमेशा बताता हूँ 1950 से नेक्सस है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही है काबुल में, चाहे वो तालिबान थे या सेकुलर थे या कम्युनिस्ट थे, तमाम देवर हैंड इन ग्लोव्स विद इंडिया थ्रू आउट रहे हैं। और अभी भी दोबारा इनकी रीअलाइनमेंट हो चुकी है। लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देखें जो वाकया हुआ है ताजिकिस्तान में, तो ताजिकिस्तान में अभी ये जो वाकया वो 3 चाइनीज को वहाँ पर टारगेट किया गया है कि UAV का इस्तेमाल किया गया, और वो जाके अब 1357 किलोमीटर का बॉर्डर है। आफ्टर पाकिस्तान के बाद दूसरा बड़ा बॉर्डर ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का है। तो ताजिकिस्तान पास में बड़ा कंसर्न शो करता रहा अबाउट द ताजिक पॉपुलेशन इनसाइड अफगानिस्तान। 27% पश्तूनों के बाद सबसे बड़ी एथनिसिटी जो है, एथनिक ग्रुप है, दैट इज ताजिक्स। फिर एक तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान है, वो भी ऑपरेट करती है अफगानिस्तान से। दे आर आल्सो थ्रेटनिंग ताजिकिस्तान, वहाँ भी इस्लामाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो अभी ये है कि फिर देखें ताजिकिस्तान में पास में इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस था। फिर वॉज एन एनी बेस था जो जहाँ पे वो ऑपरेशनल इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स के लिए वो यूज करता था। पाकिस्तान पे भी नजर थी, चाइना पे भी नजर थी, अफगानिस्तान पे भी नजर थी। और इसके बाद देखें एक फरखोर का बेस था जहां से लॉजिस्टिक्स देते थे नदर्न एयरलाइंस को किसी जमाने में। अब रिसेंटली उन्होंने वो वेकेट करवाया है ताजिकिस्तान में। सो वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि जो ये दहशतगर्द ग्रुप्स अगर यूज किए हैं तो इंडिया का हाथ भी हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। टारगेटिंग चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट जब भी किया पाकिस्तान में, फिर हिंदुस्तान में इंडियन प्रॉक्सी, और वहां पे भी उन्होंने पैसा दिया होगा, वहां पे ये पॉसिबिलिटी। सो वी कैन नॉट रूल आउट, इसमें ताने बाने उधर से मिल सकते हैं। अगर अफगानिस्तान ये कहता है कि मेरा कंट्रोल नहीं, अभी उसने कंडेम किया है, तो उसका कंट्रोल नॉन स्टेट एक्टर्स बड़े एक्टिव, इसका मतलब है अफगानिस्तान के अंदर। फिर एक और डेवलपमेंट है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान तालिबान रजीम ने दे हैव रीलोकेटेड स्पेशली TTP फितनौल ख्वारिज के लोगों को, एज वेल एज ये जो तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान के लोगों को और नॉर्थ और ईस्ट की तरफ लेके गए हैं ताकि वो वहां से बैठ के ये इधर कार्रवाई कर सकते हैं। आपकी बात भी वही है जो हम कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि जहाँ कुछ अरसा पहले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो काम करी थी बलूचिस्तान में, उसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब अमेरिका में जो ये इंसिडेंट पेश आया, देखना ये होगा कि उसके बाद अफगानिस्तान के हवाले से नया कौन सा स्टेटमेंट जारी किया जाता है जो इनको भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर देगा। मगर तहकीकाती रिपोर्ट से ये मशरूत है, जब वो सामने आएगी तो फिर पता चलेगा। मगर एक बात जो हम पाकिस्तानी बतौर पाकिस्तानी बहुत अरसे से कर रहे हैं वो यही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, और अब पूरी दुनिया ये देख रही है कि दहशतगर्दी वाकई ही अफगान सरजमीन से निकलकर पूरी दुनिया की जानिब बढ़ रही है, जिससे कि कई सवालात पैदा हो रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, और इनको टेकअप करना बहुत ज़रूरी होगा। अभी हमें बात करनी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो डिबेट हुई उस हवाले से, और वहाँ से भारत कैसे भागा, तफसीली तौर पर करेंगे बात। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जंग हो या फिर इल्म का मैदान, सफारतकारी हो या टेक्नोलॉजी,
हथियारों की जंग हो या फिर बयानिए की जंग, भारत को पूरी दुनिया में पाकिस्तान से हर शोबे में शिकस्त और हजीमत का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता रात ऑक्सफोर्ड में होने वाले डिबेट में भारतीय साबिक आर्मी चीफ जनरल नरवाने और उसके अलावा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और सचिन पायलट, पाकिस्तानी स्पीकर्स जनरल जुबैर महमूद हयात, साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर और डॉक्टर मोहम्मद फैसल से डरकर जिस तरह भागे वो सभी ने देखा। भारत ने अपने जूनियर लेवल स्टाफ को मैदान में उतार दिया, जिसे देखते हुए फिर पाकिस्तान ने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अपने तालिब इल्मों को मौका दिया, जिन्होंने जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए भारतीय मौक़िफ़ को भारी अक्सरियत से ही शिकस्त दे दी। खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं। खालिद साहब, आप भी नेशनल फोरम्स पर जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आपका काउंटर पार्ट इस तरह देखकर अपने गेस्ट स्पीकर को दुम दबाकर भाग जाए तो क्या तासुर पड़ता है उस वक्त कम्युनिटी के ऊपर जो वहां पर उन्हें सुनने के लिए आए होते हैं? देखिए मुनीज़े, इस तरह के फोरम में एक तो डेकरम होता है कि जब आपने कमिटमेंट की होती है तो इर्रिस्पेक्टिव, अनलेस को खुदा ना खास्ता ऐसी अनअवॉइडेबल कोई इमरजेंसी ना क्रिएट हो, और वो तो ज़ाहिर है सारे स्पीकर्स की तो नहीं होती, तो आप विड्रॉ नहीं करते। मैं फरवरी में इन्वाइटेड था गांधी म्यूजियम ह्यूस्टन में एज अ स्पीकर, तो मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो म्यूजियम इंडिया का ज़ाहिर है गांधी के नाम से है, और मैं एज अ पाकिस्तानी एयरफोर्स फॉर्मर एयर कमोडोर एंड फॉर्मर फाइटर पायलट, मैंने जाकर वहाँ स्पीच की थी। आई ओ ग्रेटफुल जेस्चर टू देम। दुनिया ये करती है, यानी यहाँ भी लर्निंग पेडेस्टल्स होते हैं, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आपने आके एथिकली कंटेस्ट करना होता है, आर्गूमेंट से लोगों को कन्विंस करना होता है। ये ऑक्सफोर्ड यूनियन बुनियादी तौर पर ऑर्गेनाइज करती है जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, ज़ाहिर है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके, मैं भी विजिट किया हुआ है वैसे ऑक्सफोर्ड को, तो वहाँ पे ये यूनियन के ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट डिबेट्स को, हेल्दी डिस्कशन जिसको कहते हैं, यानी आप लर्निंग करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। मैं हवाई में एक 4 महीने का कोर्स किया था, इंडियन भी थे, मैं भी था, वो अपना आर्गूमेंट देते थे कश्मीर पर, हम अपना आर्गूमेंट देते थे। ऑडियंस या दूसरे लोग जो उनके जनरल फोर्सेस के लोग थे, रिटायर्ड होते थे, गेस्ट आते थे बहुत बड़े बड़े, मैं उस ज़माने में लॉजिकल रिस्पेक्टफुली बात करते थे और लोगों को पता होता था कि ये क्या इशू है। अब ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सी बात है कि आपने कमिटमेंट दी हो और लास्ट मिनट पर बैकआउट कर जाएं। जाहिर है उधर से नो लेस देन एक फॉर्मर उनके मिनिस्टर थे, उनके फॉर्मर आर्मी चीफ थे, जिसका नरवाना, मैं कह रहा हूँ MM नरवाना थे, उनके राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जो पायलट जिनकी आप बात करें सचिन पायलट, वो आखिर में बैकआउट कर दे। इतने सीनियर ओहदेदार बैकआउट करना बड़ी अनयूजुअल बात है। हमारी तरफ से बड़े सीनियर लोग थे, ज़ाहिर है कोई कंपैटिबिलिटी ना हो तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन एक मुनीज़ है, मैं आपकी दिलचस्पी के लिए बात बताता चलूँ, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि वो बैकआउट किए हैं, शायद वो मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा उसको। ये 2024 में इसी यूनियन ने, ऑक्सफोर्ड यूनियन ने एक और डिबेट की थी ऑन द इशू ऑफ कश्मीर। तो जाहिर है उनकी प्रोगेटिव होता है, जो होस्ट प्लान करता है कि किस किस को इनवाइट करना है। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट इंडियन स्टूडेंट्स ने की थी कि आपने न्यूट्रल लोग क्यों बुलाए हैं, यानी सारे इंडिया से आने चाहिए थे। तो उस वक्त भी बड़े हंगामे हुए थे और ये डिबेट उस वक्त भी कैंसिल हो गई थी। तो मैं इसलिए लिंक कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है उसका मतलब ये तो नहीं होता कि या वॉकआउट कर दें या मुजाहरे शुरू कर दें। तो हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए, ग्रेसफुल वो करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। अभी कल मैंने एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड की है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ लोगों को तेजास के ऊपर। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इंडियन एक एयर मार्शल ने कमेंट में मुझे भेजा है कि आप कितनी सेंसिबल बात कर रहे हैं, हम दिल करता है आप सुने बात, क्योंकि आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं इंडियन एयरफोर्स को, तेजास को भी, और खासतौर पर मरने वाले पायलट और उनकी फैमिली से आप अफसोस कर रहे हैं। हमारा ये जेस्चर है, यानी हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बावजूद अपना वकार या ग्रेस नहीं छोड़ते। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि आप इतने छोटे आप लेवल पर बिहेव करते हैं कि इतने बड़ा डेलीगेशन होके लेकिन आप वॉकआउट कर जाते हैं या एब्सेंस करते हैं आखिरी वक्त पर, वेरी अनयूजुअल और इंटरनेशनल एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन आखिरी लफ्ज़ ये है, हमें मॉरल विक्ट्री वैसे ही मिलती है। देखिए जो अपीयर नहीं होता ना उसका बहुत बड़ा सेटबैक होता है। एक डिक्लाइन करना टाइम पे और चीज होती है, लेकिन आखिरी वक्त बैकआउट करना एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, और हर एक को पता चलता है कि कौन लॉजिकल था और कौन इलॉजिकल था, जिसकी वजह से वो। ठीक है खालिद चिश्ती साहब, लेकिन उन्होंने भी, इंडियंस ने भी सोचा होगा कि हर बार हमें मुंह की खाना पड़ती है। आप जंग के मैदान में देख लें, फिर आप वो तेजास वाला दुबई इंसिडेंट देख लें, और अब अगर यहाँ ऑक्सफोर्ड के अंदर भी इंसल्टिंग हो जाता कि अगर उन्हें अपना बयानिया पेश करने का मौका ही ना मिलता, वो अपना नैरेटिव ही सेल ना कर पाते। आप देखें, अगर मैं डिबेट हॉल की बात करूं तो वहां पर पाकिस्तान को 106 जबकि भारत को सिर्फ 50 वोट मिले। मसूद अहमद साहब, आप मुझे ये बताएं, बनियानुम मरसूस के बाद ये जो आप रवैया देख रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर, जो हजीमत आप देख रहे हैं भारतीय नेशनल्स के अंदर, तो ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी मौक़िफ़ की। और अगर मैं सिर्फ वो
बस टाइटल की बात करूं जिस पर ये डिबेट इनिशिएट की गई थी, रखी गई थी, तो भारत तो खुद बैक ऑफ कर गया एक बार फिर से अपने बयानिए पर, यानी वो बयानिया भी भारत के अपने ही तरह खोखला है। मसूद साहब। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही देखें, बिल्कुल ऐसा ही था। और जिस तरीके से बयानिया था, सिक्योरिटी को फोकस करना और उसके बाद वो पब्लिक को फोकस करना, उनके जज्बात को उभारना एट द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी को इशू बना के, और फिर इसके बाद इलेक्शंस में वोट लेना अच्छे, और फिर इस तरीके से जो कार्रवाइयाँ और जो इनके रूटीन में करते रहते हैं। लेकिन ये है देखें कि इस डिबेट से इसलिए वो बैक ऑफ कर गए क्योंकि उनको खतरा पैदा हो गया था कि तवातर के साथ उनकी एम्बेरसमेंट हो रही है, और जिस पीछे हुई अभी जहाज भी गिर गया, उससे भी एक उनका मसला हुआ, तो उनको एक पॉलिटिकल पैनिक क्रिएट हुआ उनके सफों में। देयरफॉर दे डिसाइडेड नॉट टू सेंड दैट इम्पोर्टेंट जो डेलीगेशन जो आ रहा था, जो स्पीकर्स आ रहे थे। और इसके बाद उनको ये भी खौफ पैदा हुआ कि इस डिस्कशन में स्क्रूटिनी होगी, ग्राउंड रियलिटीज वो अवॉइड करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी रोबस्ट किस्म की डिस्कशंस होती हैं, फ्री स्पीच होती है। तो उन्होंने रियलाइज कर लिया कि अभी वो कहेंगे वी डिफीटेड इंडिया पॉलिटिकली, मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली, वो कहेंगे अभी डिबेट में भी उन्होंने जाके उस पर जीरो कर दिया। सो वो वाले फैक्टर्स थे। और फिर आप देखें कि हमारे जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जो पढ़ रहे थे, वो प्रिवेल कर गए और उन्होंने कंटेस्ट किया, 2/3 मेजॉरिटी से वो निकल गए। सो मेरे ख्याल में कि अभी आप कह सकती हैं कि ये एक एम्बेरसमेंट है फॉर द इंडियंस। उनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर आके फ्रंट पे आके वो फेस करते। और बेसिकली थीम भी देखी, जो मोशन थी, और बेसिकली वो ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करते हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। और इसमें एक बड़ा क्वेश्चन था ना इंडिया के लिए कि आप जिस तरीके से पॉपुलिस्ट या लोगों के जज्बात से खेलते हैं और उसको फिर नाम देते हैं सिक्योरिटी में, तो उसमें आगे फंस गए। ठीक है, हुआ क्या था वो शहजाद हुसैन भट्ट साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे मेरा ख्याल है। देखिए मुनीज़, बात यह है कि आला सतह के मुकर्रीन जिनके आपने अभी नाम लिए हैं, जनरल नरवाने है, डॉक्टर स्वामी है, सचिन पायलट है, मतलब ये टॉप लेवल के बंदे, मैं समझता हूँ उन्होंने सही किया कि जो भाग गए मौके से आकर, क्योंकि उनको बहुत जिल्लत मिल रही थी। समझदार आदमी थे, उन्होंने ठीक किया, शाबाश देनी चाहिए उनको। लेकिन उसके बाद भारत वो कहता है कि नानी ने ब्याह किया, बुरा किया, करके छड़ देता, होर बुरा किया। और यार 3 आला ओहदेदार भागे हो, आला मुकर्रिन भागे हो, साबिक आर्मी चीफ भी, चल ओ भागे हो। अब दूसरे बच्चों को तो ना भेजो, जो बच्चों को भेज दिया उनके साथ क्या हुआ। मैं पूरी कौम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ जो ऑक्सफोर्ड में जेर तलीम पाकिस्तानी तलबा है, मूसा हराज है, इसरार खान काकड़ है और अहमद नवाज खान है। इन तीनों ने वो लितरॉल की है, भारतीय सेकंड जो बंदे आए हैं कि उनको फिर, हालांकि याद रहे कि ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारतीय अरकान की तादाद मुनीज़ से ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो कंसेंसस आया, और इसमें सिर्फ बात यह थी जो मुबाहिसे में करारदाद जिस पर मुनक्कद हुआ था कि भारत की पाकिस्तान पॉलिसी दरअसल अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली है, जिसे सिक्योरिटी पॉलिसी के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब इस पर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों के पास इतने दलाइल है, इतने कमेंट हैं कि भारतीयों के पास नहीं थे। और मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि फौजी महाज हो, सफारती महाज हो, और इक्को रह गए सी इनके जो जर्नलिस्ट हैं झूठ बोलने के वो माहिर थे, और जो इनके बंदे थे वो करारदाद ऐसी लाते थे जो कि झूठ का एक मंबा होती थी। अब उनके पास वो तीसरी चीज़ भी नहीं रही, तो सिर्फ मुनीज़ अफसोस, साथ अफसोस। अच्छा, लेकिन इनके पास अच्छे स्पीकर्स भी मौजूद हैं। शशि थरूर को देख लें, इन्हें उनको मौका देना चाहिए कि एटलीस्ट आएँ और अपना मौक़िफ़ पेश करें, या फिर वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऊपर बैठकर भारतीय बयानियाँ बेच रहे होते हैं। मुझे तो अब नाम भी याद नहीं है, कोई इनके भी कोई फौजी रिटायर हैं। खैर, जो इनके आर्मी चीफ रिटायर ने हरकत की है, अगर उन्होंने भी आकर ये करनी है तो फिर तो ना ही आते तो बेहतर था। लेकिन खालिद चिश्ती साहब, आप मुझे बताएं, वो जो मौजू है कि इंडियाज़ पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान is a popular strategy sold as security policy, तो अगर ये अपनी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट इनकी पॉपुलिस्ट स्ट्रैटेजी है, अगर ये इसको अपना डिफेंस पॉलिसी बनाकर बैठ जाएंगे, तो क्या आपको लगता है ये अपना नैरेटिव सेल कर पाएंगे? मुनीज़, मैं एक और चीज़ से लिंक करता हूँ इसको, जो आप कह रही हैं, ऑलमोस्ट यही टॉपिक को रिलेट करते हैं। देखिए, इंडिया में भी बिहार में इलेक्शन हुआ। बिहार बहुत बड़ा सूबा है, उनका तकरीबन 13 करोड़ उसकी पॉपुलेशन है और 7 करोड़ वोटर थे उनके।
और ये तकरीबन हिंदुस्तान का समझे 10% बनता है। और ये इतना बड़ा सूबा है कि इसका एक डोमिनो इफेक्ट बड़ा होता है। डोमिनो इफेक्ट ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे वो बचपन में एक ईंटें लाइन में रखते थे, एक ईंट को गिराएं तो वो सारी गिर जाती थी। इनको ये था कि अगर यहाँ पे डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया बिहार में कि नेगेटिव हम हार गए तो पूरे हिंदुस्तान में हार जाएंगे। जो यूनिक बात है, जो बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तान से, वो ये है कि जब भी इंडिया में इलेक्शन हो और पाकिस्तान में कंपेयर करें, पाकिस्तान में जब इलेक्शन होता है हम अपने मसलों में पॉलिटिशियंस हमें कहते हैं, वादे करते हैं, सच्चे करते हैं, झूठे, वो तो एक अलग डिबेट है। हम गवर्नेंस पे बात करते हैं, हम लोगों की सिविक फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं। इंडिया में नंबर 1 स्लोगन होता है एंटी पाकिस्तान। और ये हैरानकुन बात यह है कि आपकी चौथे या 5वें नंबर की आपकी मुसल्लह अफवाज है पूरी दुनिया में, आपकी इकॉनमी पाकिस्तान से पता नहीं कितने गुना बड़ी है, आपकी पॉपुलेशन कोई 6-7 गुना बड़ी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ, इतनी अच्छी इकॉनमी के साथ, इतना बड़ा रकबा होने के बावजूद आपको ये इनसिक्योरिटी है कि शेर आया या शेर आ जाएगा, जैसे बचपन में हमें डराया जाता था। तो ये स्लोगन बिकता है। अब आते हैं उसी पॉलिसी की तरफ। होता यह है कि लीडरशिप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोगों के अंदर हिजान खेजी की बजाय रियलिज्म दिखाए, एक होप दिखाए, एक पॉजिटिविटी दिखाए। अगर लीडर ने ये करना है कि खौफजदा करके, इनसिक्योरिटी पैदा करके, तो वो जो हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलिस्ट मूवमेंट को एक नेशनल स्ट्रैटेजी या डिफेंस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करने का होता ही तब है कि जो आपको लगता है कि ये बिकता है, यानी ये नैरेटिव लोगों के ज़हनों में बड़े आराम से उतर जाएगा, लोग मेरी बात बेहतर समझ जाएंगे, मुझे हिंदुस्तान का सरा समझेंगे। वो मैं अभी तक आगे बढ़ ही नहीं पाई। आप वो कह रहे थे ना शेर आया, तो फिर जब शेर आया तो फिर होया की वो मेरा ख्याल है आप इतनी दफा प्रोग्राम कर चुकी हैं तो अब लोग भी शेर आया ते 5 त्यारे डिग पे, तुसी पीछे रह गए हो 5 नहीं से वो पीछे रह गए। ट्रंप आगे निकल गया। ठीक है, ट्रंप आगे निकल गया है, लेकिन इस किस्म के जो बयानात सामने आ रहे हैं ना भारत की जानिब से, वो काफी एब्सर्ड लगते हैं। मैं चाहती हूँ मसूद साहब, आपने भी वो हालिया बयान सुना होगा राजनाथ सिंह का। वो कहते हैं कि हम सिंध को हथिया लेंगे। मतलब एक के बाद एक इतनी बुरी शिकस्त से दो चार होता है भारत, और उसके बाद भी इतने बड़े बड़े दावे करता है। ये कैसे हो सकता है? अगर इसी तरह का क्लेम होता तो मेरे ख्याल में तो 1000 साल तो मुसलमानों ने हुकूमत की है। फिर हम तो वो गौरी को भी सल्तनत गुलामा वाले भी लाए, खिलजी उसको भी ढूंढ के ले आए, और इसके बाद तगलुक को भी देखें जिन्होंने वहां पे रूल किया है। फिर इसके बाद ये मुगलों ने रूल किया, देखें 1526 से लेके 1857 तक मुगल रहे। सो आज जो इंडिया में कुछ है, हेरिटेज जो है, उनकी जो आर्किटेक्चर है, उनकी शिप बिल्डिंग है, जो पोट्री है, म्यूजिक है, टूरिज्म है, सो ऑल बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स। सो मुसलमान तो देखे 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था, और वो बताते ये हैं कि जब मुगल्स आए तो उस वक्त तक 500 साल तक मुसलमानों की हुकूमत इंडिया में हो चुकी थी। 800 साल वो सिंध में हुकूमत कर चुके थे। सो मुसलमानों की बहुत असल में तकलीफ भी यहीं पे है। इनको वो उस बात का दुख है कि मुसलमान दे हैव ए ग्लोरियस पास्ट, दे हैव बीन रूलिंग सब कॉन्टिनेंट काफी अर्से तक है। तो मेरे ख्याल में अभी खैर रेट्रिक से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से यहाँ से रिस्पांस किया है, सिंध असेंबली ने भी इसका जवाब दिया है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी दिया है, और देखें जो इररिस्पांसिबल किस्म के स्टेटमेंट है। एक मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये चीजें कन्वे होनी चाहिए कि जिस तरीके से वो ये रेट्रिक्स कर रहे हैं। ठीक है, हम तवक्को भी किससे रख रहे हैं? भारत से, जिनसे कोई तवक्को रखी नहीं जा सकती। मसूद साहब बहुत शुक्रिया आपका, खालिद चिश्ती साहब आपका भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो रिश्ते हैं वो बरसते नहीं। भारत के साथ मामला कुछ उसी तरह से दिखाई देता है। खैर, अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे। और कुछ मुतालबात किए जा रहे हैं सुहेल आफरीदी की जानिब से कि उन्हें मुलाकात करनी है बानी तहरीक इंसाफ से, जिसके ऊपर मजीद भी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। तफसीली तौर पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बानी तहरीक इंसाफ के मुतालिक भारत और अफगानिस्तान से आने वाली खबरों के बाद तहरीक इंसाफ का बानी से मुलाकात के मुतालबे पर केपी वजीर आला सुहेल आफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर धरना दे दिया, जिसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के खुलने के बाद ख़त्म किया गया और अदालत से रुजू किया गया। मगर जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से मुबैना तौर पर इनकार के बाद तहरीक इंसाफ आइंदा मंगल को फिर से मुलाकात के लिए अडयाला जेल का रुख करेगी, मगर भरपूर तैयारी के साथ।
हुकूमत ये कहती है कि बानी के साथ सलूक जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है और सुहेल आफरीदी का मुलाकात का जो मुतालबा है वो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। जबकि 2 रोज़ कबल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बानी तरीके इंसाफ को लाने वालों को भी कटहरे में लाने का जो स्टेटमेंट दिया है, अब देखना यह है कि असल कहानी क्या। तो शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं कि एक जानब सर्दी बढ़ी है, दूसरी जानब ये सियासी कशीदगी बढ़ती दिखाई दे रही है। सुहेल आफरीदी दोबारा से भरपूर तैयारी के साथ मुलाकात के लिए जाने का स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ की जानब से ये कहा जा रहा है कि इनको जो लेकर आए थे उनको हम कटहरे में लाएंगे। क्या देख रहे हैं? देखिए मुनीज़े, इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में है, जहां वो करप्शन के एक मुकदमे में 14 साल की सजा भुगत रहे हैं। सजा तो नहीं हो गई एक मुकदमे में। अब सवाल यह है कि 4 नवंबर के बाद से इमरान खान की मुलाकात जो है वो अभी तक महरूम है, तमाम उनके रिश्तेदार महरूम हैं, उनके वकला महरूम हैं। ये भी बात यहाँ तक ठीक है। और अगर बात की जाए जेल कवायद के तहत इमरान खान को हफ्ते में कम से कम एक मुलाकात की परमिशन है, ये भी बात दुरुस्त है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो जेल के बाहर धरना किया जा रहा है, जो उनकी बहनें हैं, अब KPK के CM आगे है, तो इमरान खान को 845 दिन से जो कैद रखा गया है और अब इन्हें उनके बकौल के डेथ सेल में रखा गया है, ये PTI के रहनुमा कह रहे हैं। लेकिन मुझे ये बात की समझ नहीं आ रही मुनीज़े कि तमाम तर जो टिकट होल्डर हैं, स्टेक होल्डर हैं, MNA हैं, MP हैं, तंजीमी ओहदेदारान हैं, वर्कर, वकला, ये तमाम अफराद को जो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब हैं आलिया हमजा साहिबा, उन्होंने बेशुमार दफ़ा व्हाट्सएप की है कि आप फौरी तौर पर डयाला जेल के बाहर पहुंचे। वहां पर तो तादाद 500-600 से ज़्यादा नहीं हो रही है। मुझे नहीं समझ आती कि अरकान असम्बली जो है, टिकट होल्डर जो है, वो वहां पर क्यों जाने से घबराते हैं, शायद गिरफ्तारी ना हो जाए। लेकिन आखिरी बात मुनीज़े ये है कि मैंने जो अपनी बतौर बीइंग रिपोर्टर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, अब PTI का मौक़िफ़ जो है वो सामने ये आ रहा है कि जहां पर वफाक का मौक़िफ़ ठीक होगा, PTI इसे मेरा लगता है कि सपोर्ट करने जा रही है। अच्छा। और अगर ये खबर दुरुस्त है तो फिर तो फवाद चौधरी वाली बात टेबल पर बैठकर जो गुफ्तगू थी वो तो सच साबित होने लगी है। मरीज़े, मेरे साथ हुज़ैफ़ा रहमान मावन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म भी मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजोता साहब भी हैं। लेकिन हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ का ये जो स्टेटमेंट है, लाने वालों को कटहरे में लाया जाएगा, नवाज शरीफ की जो सियासत में एंट्री, ये जो लफ्ज़ी एंट्री हम देख रहे हैं, आप मुझे बताएं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कुछ ऐसा आने वाले दिनों में होने वाला है जो पहले नहीं हुआ होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर ज़िमनी इंतखाबात में अल्लाह ताला ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दी, उसके बाद अपने अरकान असम्बली से मुलाकात की और एक टाइम था कि वो ज़ाहिर है सियासी बात करें। उससे पहले ज़ाहिर है मरकज़ में उनके भाई की हुकूमत है और पंजाब में उनकी बेटी वज़ीर आला है। कोई ऐसी नौबत आई नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब कोई ऐसी सियासी बात करते। असम्बली इजलास में जब उन्हें उनके वोट की ज़रूरत होती है वो आते हैं। उसके अलावा भी जहाँ उन्होंने कंट्रीब्यूट करना होता है, बीइंग द हेड ऑफ द पार्टी, वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने बात की अरकान असम्बली से मुलाकात के दौरान, बेसिकली उन्होंने इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि हम सब की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की आवाम की, जिसमें मैं भी हूँ, तो उन्होंने लोगों को बावर कराया कि जो शख्स आज सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहा है, सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, बेसिकली लोगों को याद कराया गया कि उसका माजी कैसा है। 2014 के धरनों से लेकर 2018 में RTS का बैठना हो, या 2018 से लेकर 2021-22 तक जिस तरीके से उसने हुकूमत चलाई और किस तरीके से वो किन के कंधों पे सवार होकर आया, तो एक तो उन्होंने बेसिकली लोगों को वो याद कराया। दूसरा जो उनका कहना था कि बिल्कुल बानी तहरीक इंसाफ को जो लाने वाले हैं उनको भी कटहरे में खड़ा होना चाहिए। उसमें ज़ाहिर है फैज़ हमीद जो हैं ऑलरेडी जो है इदारा उनके ख़िलाफ़ जो उनके ऊपर चार्जेस थे और जो चार्जेस दुरुस्त साबित हुए हैं उसकी रोशनी में कार्रवाई कर रहा है। लेकिन असल मियां नवाज शरीफ साहब का इशारा जो है वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस साकिब निसार की तरफ था, और ये वो 2 लोग थे जिन्होंने बड़ी सहूलतकारी की और जजेस के लिबादे में इन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, पॉलिटिकल मनूवरिंग की। तो उनकी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई इशारा किया है और मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जिन लोगों ने बानी तहरीक इंसाफ को लाने के लिए और मियां साहब को सिस्टम से निकालने में जिन लोगों ने जो किरदार अदा किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
नईम हैदर पंजोता साहब, हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के खिलाफ। वो ये भूल गए हैं अगर कि वो आए किस तरह से थे, तो हम उन्हें याद करवा देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया मुनीज़, आपने मौका दिया जी। पहली बात यह कि इतनी ज़्यादा आज़ादी है मीडिया की कि इमरान खान साहब को बानी बानी कह के पुकारा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा जी कि अगस्त 2023 से इमरान खान साहब जो हैं वो पाबंद हैं और करप्शन के केस के अंदर उनको सज़ा हुई है। तो इमरान खान साहब को जब हटाया गया, उससे पहले इमरान खान साहब को कहा गया कि आपके ऊपर केसेस बनाए जाएंगे। हमारी बात में हटाने के बाद जब मीटिंग हुई तो उन्होंने बताया कि अब केसेस की बौछार होगी। वही हुआ, एक लंदन प्लान जो एक था उसकी एग्जीक्यूशन करते हुए मुकदमात भी बनाए गए। इमरान खान साहब बार बार कहते रहे मुझे जेल में डाला जाएगा, पार्टी पे क्रैकडाउन किया जाएगा। हर एक चीज़ हकीकत होती गई और वो जो केसेस जिनकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था वो तमाम के तमाम उनमें बरी हो गए। उसके बाद अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसमें इस वक्त सज़ा हुई है और उसकी जो अपील है वो हाई कोर्ट में हमारी बार बार दरखास्तों के बावजूद नहीं लगाई जा रही। सिर्फ 1 या 2 महीने नहीं, कई महीनों से इल्तवा का शिकार है। जमानत नहीं दी जा रही क्योंकि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट्स में अपनी मर्जी के जजेस बिठा के तरमीम करके और सारा कंट्रोल उनके हाथ में देके तो वो इंसाफ देने की तरफ बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है। तो वो समझते हैं कि अब क्योंकि जो आम एक साबिक वजीर आजम है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो एक जज जो है वो क्या कर सकता है। पंजोता साहब उनकी राय ले लेते हैं। हुज़ैफा साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी बहुत शुक्रिया जी पंजोता साहब से। आपने वो सवाल गंदम जवाब चना वाली बात है। मेरे भाई हैं लेकिन इतना बड़ा उन्होंने नैरेटिव बनाया। ठीक है, पीटीआई का नैरेटिव है, लेकिन हर सवाल का जवाब भी नैरेटिव नहीं होता। इसी वजह से ही तो जाहिर है जाना आपने कराची की तरफ है, चल आप पेशावर की तरफ पढ़ते हैं और उसी तरफ स्ट्रगल करते हैं। सियासत के अंदर तलखियां कम करने का तरीका नहीं होता। खैर एनीवेज, चूंकि जाहिर है पंजोता साहब भी मेरी तरह एक पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और ज़रा जो पार्टी का उनका एक बयानिया है उसको आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे गोशगुजार ज़रूर करूँगा। पहली बात तो ये है कि पंजोता साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए कि 13 में से 11 हल्कों में तो उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इनका बयानिया बड़ा मजबूत होता अगर लाहौर में इन्हें 27,000 के बजाय 87,000 वोट पड़ता। जिस हल्के में जनरल इलेक्शन में 1,40,000 या 1,27,000 का क्लेम करते हैं उसमें इन्हें सिर्फ 27,000 वोट पड़ा है। तो मुझे बताएं, बाकी मुल्क में तो आपने बाइकआउट किया था, तो लाहौर में आपका वोटर कहाँ गया था? इसका मतलब ये है कि जो जुर्म आप लोग कर रहे होते हैं उसी का इल्जाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। लाहौर के नतीजे से ये बात साबित हुई है कि आपके खिलाफ फॉर्म 47 नहीं इस्तेमाल हुआ बल्कि आपके हक में इस्तेमाल हुआ है, वरना आपका वोटर कहाँ गया था? जिस हल्के के लिए आपकी पार्टी ने ऑफिशियल कैंपेन की, बानी तहरीक इंसाफ और बाकी हैंडलर से उन्हें उम्मीदवार नामजद किया गया, हमाद अजहर ने कहा कि हमारा उम्मीदवार है, उसको वोट पड़े 27,000। मकसद कहने का ये कि वो जो 1.5 लाख वाला वोटर था वो कहाँ चला गया? जबकि वो वोटर बाहर निकलता और बताता हाँ वहां 1.5 लाख वोट आपको पड़ता, तो हम कहते हैं कि वाकई पूरे मुल्क में आपका ऐसा वोट बैंक मौजूद है। सर वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के हल्के का जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद के हल्के का हवाला भी दिया। नहीं, उनका नहीं कर रहे। आप भी मेरी बात नहीं समझ पा रही। आप हमाद अजहर साहब के वालिद साहब का रिजल्ट चेक कर लेना जी। मैं ये कह रहा हूँ जिस हल्के में जनरल इलेक्शन में आपको 1.5 लाख वोट पड़ता है और उसमें ज़िमनी इंतखाब में आप 27,000 पे आ जाते हैं, इसकी तो यही मुराद हुई कि आपको जनरल इलेक्शन में आपके हक में धांधली की गई है, जो आप नून लीग पे लगा रहे थे इल्जाम। मैं ये कह रहा हूं, मैं यास्मीन राशिद साहब वाली बात नहीं, वो मिक्सअप हो जाएगी, वो अलग मामला है। मैं सिर्फ इस हल्के की बात कर रहा हूं जिस हल्के में हमाद अजहर के वालिद कामयाब हुए थे और अब ज़िमनी इंतखाब हुआ है। पीटीआई का उम्मीदवार होने के बावजूद, बानी तहरीक इंसाफ का निशान और उनकी जमात का तशख्खुस होने के बावजूद 27,000 वोट पड़ा है। हरीपुर के अंदर जो है हमें 1,13,000 वोट तब पड़ा था जब इनके नैरेटिव और इनके प्रिजाइडिंग अफसरान इनके आरोप के होते हुए 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ था। आज हमें 1,13,000 के बजाय 1,60,000 पड़ गया। कलामी की माजरत, वक्त की किल्लत है। मैं ये भी जानना चाह रही हूँ आपसे कि मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो नुमाइंदे हैं, जो वजीर आला हैं, उनको बानी तहरीक इंसाफ से? जो लॉ ऑफ लैंड है हमने उस पर चलना है। बानी तहरीक इंसाफ एज ऑफ टुडे, मैं कोई उनकी जात में मैं नहीं चाहता कि तनकीद करूं या कोई उनकी शख्सियत पे कोई ऐसा कीचड़ उछालूं, लेकिन जो आज के दिन अगर आप बात करें तो यही बनता है कि वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है और एक जुर्म की सजा काट रहे हैं।
तो मुजरिम के वो हकूक नहीं होते जो एक इनोसेंट बंदे के होते हैं। मुजरिम की फैमिली ने मिलना हो हम जरूर मिलवाएंगे, लेकिन अगर मुजरिम ने जेल से बैठकर तहरीकें चलानी है अपनी रिहाई के लिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या अदालतों के जरिए उसने अपने आप को रिलीफ नहीं दिलवाना, या उसने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करवानी है, या उसने जेल से बैठ के बताना है कि सियासी जमात मेरी ऐसे चलेगी, ये किसी भी कैदी का राइट नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ खुद हमारे खिलाफ साकिब निसार की अदालत में गए थे और मियां नवाज शरीफ साहब के दस्तखत से जो 2 या 3 लोग सेनेटर बने थे उनको इन्होंने डिस्क्वालीफाई कराया था। आज ये किस मुंह से सियासी जमात बनाने की बात करते हैं? ये अपने सारे लोगों को कहें कि अपना काम करें, सूबे का वजीर आला सूबा चलाए, सूबे का जो मैंडेट मिला है उसके मुताबिक लोगों को डिलीवर करे। रह जाएगी इनकी फैमिली। हम हफ्ते में 2 नहीं 4 मुलाकातें कराने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं मुलाकात करूंगा वो सियासी होगी, इस्लामाबाद पे एहतजाजी कॉल दूंगा, 26 नवंबर जो 2024 नाकाम हुआ था 2025 में मजीद खूनरेजी की बात करूंगा, ये हम नहीं होने देंगे। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब मुलाकात नहीं हो रही वहां आप चाहें तो आप 4 मुलाकातें करवा सकते हैं, लेकिन कुछ शराइत है उसकी, ये कहना चाह रहे हैं? फैमिली की मुलाकात होगी जो कि एक मुजरिम का फंडामेंटल राइट है कि वो अपने जो लव वंस हैं, जो उससे प्यार करते हैं, उसकी खूनी रिश्ते हैं, उनसे वो मिले। ये कहीं नहीं है कि एक 302 का मुजरिम हो उसको सजा मौत हो जाए। क्या है सर, वो शराइत क्या है? आपने कहा 4 बार भी मुलाकात हो सकती है। कोई शराइत नहीं है। वो एक जो है बिहेव करें, अपना कंडक्ट एक सही कैदी की तरह साबित करें और अपनी फैमिली से मिलते रहे। अंदर जेल में बैठकर कैसा कंडक्ट चाहते हैं आप? वो तो और क्या करें मुझे ये बताएं। आप क्योंकि कभी वकील नहीं रही इसलिए मैं आपको गोशगुजार कर दूं, जब बेल अप्लाई होती है ना, किसी भी कैदी का कंडक्ट जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट से पूछते हैं। कंडक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई बंदा बाहर फिर रहा हो, अगर अंदर से बैठ के आप बाहर इंतशार फैलवा रहे हैं, अंदर से बैठकर आप इस्लामाबाद में चढ़ाई करवा रहे हैं, अंदर से बैठकर आप फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं, तो ये कंडक्ट के जुमरे में आया ना मेरी बहन। आप अपना कंडक्ट, आपका ये काम नहीं है। आप एक सजा याफ्ता मुजरिम है। आप अपने बुनियादी इंसानी हकूक का दुरुस्त इस्तेमाल करें, अपने खानदान के खूनी रिश्तों से मुलाकात करें, लेकिन अगर आप जेल से बैठ के सियासी जमात चलाएंगे हम नहीं चलाने देंगे, नहीं चलाने देंगे, नहीं चलाने देंगे। नहीं हैदर पंजोता साहब, क्या इजाजतनामा नहीं है मुलाकात का? इजाजत नहीं है आप लोगों को कि आप मुलाकात करें बानी से? देखिए, बात यह है कि उन्होंने खुद एडमिट किया कि नवाज शरीफ साहब के जो सिग्नेचर थे उनको चैलेंज किया गया था, तो सजा याफ्ता बंदा हो, मुजरिम बंदा हो, तो उसके हवाले से जो उन्होंने मौक़िफ़ दिया है वो आपके सामने आ गया। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं अंदर से सेनेट के टिकटों के ऊपर या MNAs के टिकट्स के ऊपर दस्तखत नहीं कर रहे कि हमने नेशनल असेंबली के लिए टिकट्स जारी करने हैं, तो उसके ऊपर दस्तखत हैं। जब इमरान खान साहब जेल के अंदर जब ये टिकटों वाला मामला आया था तो जो बाहर से लिस्टें बनाई गई थी उनसे मुशावरत करी, क्योंकि पार्टी के सरबराह हैं, ठीक है, सियासी कैदी हैं, सबको पता है, ठीक है। वो लिस्टें जो हैं बैरिस्टर गौर साहब को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। देखें, बात यह है कि अगर आप देखें इसको 24 मार्च से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच का फैसला जो है वो ये है कि मंगल को वकला और फैमिली जाएगी और रुफका जाएंगे जुमरात को। हुज़ैफा साहब या इनके बाकी जितने भी रहनुमा हैं वो यहाँ बैठ के अदालत से ऊपर नहीं है कि वो ये कह दें कि अदालत का हुक्म है तो हम उसको नहीं मानते। अब अदालतें जो हैं वो किस लिए बनाई जाती हैं? इसलिए कि वो किसी कानूनी नुक्ते के ऊपर कोई मामला आता है तो वो उसके ऊपर ऑर्डर करती हैं। अब उस ऑर्डर को ना मानना और उसके ऊपर कभी ये जवाब दे देना कि मसला ये है कि वो तहरीक की बात करते हैं। अफनान साहब कह रहे थे जी वो कोरमे मांगते हैं इसलिए मुलाकात नहीं होती, और परवेज रशीद साहब कह रहे हैं जी कि अदालत गए ही नहीं है, उनको जरा ऑर्डर चेक करवाएं। उनके पत्नी जो एडवाइजर हैं इनको बताते नहीं है कि आपने जब मीडिया से बात करनी है, टीवी पे जाना है, तो आप कम से कम फैक्ट्स एंड फिगर तो चेक कर लें कि क्या मामला है, क्या आपका पॉइंट आ गया। आपके कहने का यही मतलब कि अदालत की जानिब से तो एक टाइम फ्रेम तय किया गया है, रुफका ने कब मिलना है, वकला ने कब मिलना है, लेकिन उनको एंडोर्स नहीं किया जा रहा। अदालत के हुक्म की जो तकमील है वो नहीं हो रही है, जबकि जो हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हुज़ैफा रहमान साहब मौजूद थे वो तो ये कह रहे हैं कि अगर कैदी अंदर बैठकर रूल्स को फॉलो करेगा, जेल के जो क़वानीन हैं उनकी पासदारी करेगा और अंदर से बैठकर बाहर के लिए साजिशें नहीं करेगा, तो एक क्या हम 4 मुलाकातें करवाने को भी तैयार हैं। लेकिन अब अगर वज़ीर आला KP की बात कर लें तो वो ये कह रहे हैं कि अब हम अगले मंगल को दोबारा मुलाकात के लिए आएंगे और भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे और शहजाद सनवार साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।